आज हम वापस से अरस्तू का अध्ययन करेंगे। हम प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक की कड़ी में प्लेटो पढ़ चुके हैं, उसी में अब हम अरस्तू का अध्ययन करेंगे। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब हम अरस्तू को आज प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में हम आज अरस्तू का अध्ययन करेंगे। अरस्तू जो था उसको प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में जाना पहचाना जाता है। इससे पहले हम अरस्तू के राज्य संबंधी विचार, इससे पहले हम अरस्तू की जीवन पद्धति, अरस्तू की पुस्तक, पूरा इससे पहले मैंने आपको एक होम असाइनमेंट भी दिया था जिसमें प्लेटो से संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट निबंधात्मक प्रश्न दिए थे। मैंने अपने वीडियो में उन प्रश्नों का उत्तर भी दिया था कि किस प्रकार से हम उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो हमारा आज का विषय है अरस्तू प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में। अरस्तू जो था अपने गुरु प्लेटो का शिष्य था। प्लेटो जो थे वो अतिवादी थे, यथार्थवादी थे, निगनात्मक पद्धति का अध्ययन करते थे। अरस्तू उससे बिल्कुल उलट आगनात्मक पद्धति का अध्ययन करते थे, इसलिए उनको प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता था। जैसे कि उनके कोई पूर्वाग्रह नहीं थे, उन्होंने कभी भी अति को नहीं माना। उन्होंने पहले देखा, ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन किया, उनको समझा। उन्होंने 158 संविधानों का अध्ययन किया, तब संविधानवाद दिया। तो उन्होंने सब चीज़ें पहले बताई, फिर उसके बाद उन्होंने उसकी अध्ययन पद्धति, जिसको आगनात्मक अध्ययन पद्धति कहते हैं, उसका उन्होंने अध्ययन किया अरस्तू ने। और अगर हम अब देखें अरस्तू को, तो अरस्तू जो है, आप पीछे भी देखेंगे, ये देखिए प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में अगर हम अरस्तू का अब अध्ययन करना शुरू करें, तो जो अरस्तू है उसको अगर हम उसकी राज्य, उसकी क्रांति, उसका शिक्षा, उसके इन सब किसी भी विचार को अगर हम देखें, तो जो अरस्तू है वो मध्यम मार्गीय था। उसने हमेशा अति का विरोध किया। उसने कहा कि ना, हर चीज़ में, राजनीति शास्त्र हो चाहे कोई भी अन्य शास्त्र हो, उसमें अति नहीं होनी चाहिए, एक मध्यम मार्ग का अपनाया जाना चाहिए। उसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग किया। उसने कहा कि राजनीति अलग है, नीति शास्त्र अलग है। तो राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को उसने अलग अलग स्वतंत्र स्थान प्रदान किया। उसके अनुसार नीति शास्त्र का संबंध उद्देश्यों से है, जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध उन साधनों से है जिनके द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अरस्तू जो था वो यथार्थवादी विचारक था। अरस्तू प्रथम विचारक है जिसने राजनीति पर यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार किया है। उसने सदैव ही अतिवादिता से बचते हुए, मैंने अभी बताया आपको, मध्यम मार्ग का उसने अनुसरण किया। साम्यवाद, निरंकुशता, आंकिक समानता, इन सभी को वह अति मानता था, इसलिए उसने बीच के मार्ग का समर्थन किया। पॉलिटी का सिद्धांत एक मध्यम मार्ग है जिसके अनुसरण द्वारा अरस्तू ने राजनीतिक और आर्थिक असंतुलन को सदैव के लिए दूर करने का प्रयत्न किया। इस प्रयत्न को एक वैज्ञानिक उपचार भी कहा जा सकता है। राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध उसने निरूपण किया। अरस्तू ही वह पहला विचारक है जिसने राज्य का पूर्ण सैद्धांतिक वर्णन किया। राज्य के जन्म और उसके विकास से लेकर उसके स्वरूप, संविधान की रचना, सरकार के निर्माण, नागरिकता की व्याख्या, कानून की सर्वोच्चता और क्रांति आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर उसने विस्तार से प्रकाश डाला है। बारकर के अगर शब्दों में कहा जाए कि तो अरस्तू के विचार प्राय आधुनिकतम है, भले ही अरस्तू का राज्य केवल एक नगर राज्य ही रहा हो। अरस्तू वह पहला विचारक है। आपका प्रश्न भी इसी रूप में पूछा जाता है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है या मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन, ये राजनीति शास्त्र का यह कथन एक अमूल्य धरोहर बन गया। इसी के नाम से हम ये प्रश्न पूछते हैं और हमेशा ये जाना जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या राजनीतिक प्राणी है। तो ये कथन अरस्तू ने ही दिया था। संविधानों का उसने एक वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। अरस्तू ने पहले 158 संविधानों का अध्ययन किया, उसके बाद संविधान बताए, संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया उसने।
अरस्तु को संविधान और संविधानवाद का जनक कहा जाता है। संविधान का वर्गीकरण उसे प्लेटो से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ, पर उसने इस विषय पर अपने लीसियम में विस्तृत अध्ययन किया और इस प्रकार से प्लेटो के सैद्धांतिक विवेचन पर अपनी अनुसंधानिक पुष्टि कर दी। संविधान और राज्यों का वर्गीकरण इसलिए मूल रूप में अरस्तु के नाम से ही जोड़ा जाता है, पहचाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अगर अब हम अरस्तु की नागरिकता देखें, नागरिकता की अगर हम व्याख्या करें तो अरस्तु द्वारा नागरिकता की जो व्याख्या दी गई है, ये देखिए, ये अरस्तु की नागरिकता की व्याख्या। फिर अरस्तु की जो नागरिकता की व्याख्या की गई है उसमें उसने कहा, राजनीति शास्त्र के लिए बहुत सहायक और आधुनिक नागरिकता की परिभाषा यह है कि नागरिकता के आधार पर ही राज्य को या पहचाना जा सकता है, मनुष्य को एक तरह से राज्य के अंदर, जैसे हम नागरिक आज हम देखते हैं कि हम भारत के जैसे नागरिक हैं, उस आधार पर ही किसी मनुष्य को पहचाना जा सकता है। अब उसने कानून की सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट देखिए, कानून की सर्वोच्चता का सिद्धांत। अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता के बारे में एक सम्यक विचार प्रस्तुत किया। अरस्तु सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के विवेक के स्थान पर परंपरागत नियमों और कानून को श्रेष्ठ मानता है। ठीक है, वो ये नहीं मानता कि मनुष्य ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं, वो मानता है कि एक राज्य में कानून ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। जबकि प्लेटो अति मानव के शासन में विश्वास करता है। प्लेटो जो है वो एक ऐसे दार्शनिक राजा की उत्पत्ति करता है जो आदर्श राज्य का निर्माण कर सके। तो लेकिन अरस्तु कहता है कि ऐसा कोई अति मानव या ऐसा कोई दार्शनिक राजा वास्तव में संभव ही नहीं है। इसलिए उसने कानून की सर्वोच्चता, संविधान की वांछनीयता, ऐसी धारणाएं उसने कहा, मतलब उन्होंने इन चीज़ों को माना, संविधान, कानून, तो इसलिए उनको संविधानवाद का पिता भी कहा गया। उन्होंने सरकार के अंग भी बताए जो बिल्कुल वैज्ञानिक है। आज भी आप देखेंगे हमारे सरकार में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पाई जाती है, वह अरस्तु ने ही नींव रखी। उन्होंने सरकार के 3 अंग बनाए, नीति निर्धारक, प्रशासनिक और न्यायिक, जो आज हम देखेंगे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका हैं। ये शासकीय अंग वर्तमान समय के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। अरस्तु ने इन विभिन्न शासकीय अंगों के संगठन, कार्यशील शक्तियों का भी विस्तार से विवेचन किया। उसने राजनीति पर पड़ने वाले भौगोलिक व आर्थिक प्रभावों का भी अध्ययन किया। अरस्तु ने राजनीति पर पड़ने वाले भौगोलिक और आर्थिक प्रभाव बताए। उसने कहा कि राजनीति खाली अपने आप ही नहीं, सब कुछ उसमें होता रहता है, अपने आप ही नीति निर्माता है, उनमें परिवर्तन नहीं होता रहता, ना ही नीतियाँ बदलती रहती है। उनके ऊपर आर्थिक और भौगोलिक तथ्यों का, चीज़ों का, लक्ष्य का, वितरण का, इन सब चीज़ों का, कि हमारी सीमाएं किससे प्रभावित हैं, हमारे पड़ोसी राष्ट्र कौन से हैं, इन सब चीज़ों का हमारी राजनीति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसके कारण संघर्ष भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में भी बदलाव होता है, धनी और निर्धनों के बीच संघर्ष होता है, और व्यक्तियों का व्यवसाय, सभी चीज़ें इनसे प्रभावित होती हैं। लेकिन राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में उसने कहा कि राज्य सागर तट के पास होना चाहिए तथा विदेशों से व्यापार संबंध किया जा सके। अगर हम संक्षेप में देखें तो अरस्तु पहला राजनीतिक वैज्ञानिक है जिसने राजनीति को पूर्ण विज्ञान का दर्जा प्रदान किया। थैंक यू।